हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सी है मैं प्राची। गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और गाइस, आज का टॉपिक है हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो गाइस, आज रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला कैश डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कैश नंबर 12 है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बताऊंगी कि रिपेयर और मेंटेनेंस क्या होता है। ठीक है। तो गाइस, रिपेयर और मेंटेनेंस से अपन को क्या समझता है कि जब अपन कोई भी, जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, ये मैकेनिक है। ठीक है। तो रिपेयर मतलब कोई भी चीज़, अगर कोई मशीनरी है वो खराब हो जाती है, तो उस केस में अपन उसको रिपेयर्स करवाते हैं। बट गाइस, अगर आपको लग रहा है कि वो मशीन खराब होने वाली है, तो उसको अपन उससे पहले ही उसको ठीक करा कर उसको मेंटेनेंस कहते हैं। तो रिपेयर और मेंटेनेंस, ये वर्ड से तो आप वैसे भी वाकिफ हो और आपको पता ही है ये वर्ड्स के मतलब के बारे में। बट गाइस, कैश जो है वो हमको बताएगा कि कैसे इसको अपन अपन कॉस्टिंग की दुनिया में इसको किस तरीके से डील करते हैं, और कैसे रिपेयर और मेंटेनेंस की कॉस्ट को अपन लेंगे। क्योंकि गाइस, रिपेयर और मेंटेनेंस अभी तक हमारे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होती थी। अपन पीएल अकाउंट में एक्सपेंस मानते थे इसको और सीधा डेबिट कर देते थे। बट गाइस, अब जैसे कि अपन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अपन इसको टेक ओवर करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले कैश के हिसाब से इसको क्या डिफाइन किया गया है, मैं आपको वो समझाऊंगी, एंड देन वी विल गो फर्दर। ठीक है गाइस। तो देखो, सबसे पहले बता रहा है कैश कि रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती ना, वो रिलेटेड रहती ऑल एक्टिविटी से। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव है मेंटेन करना और रिस्टोर करना असेट को। मतलब क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट लगेगी, खर्चा लगेगा, किस ऑब्जेक्टिव पे खर्चा लगने वाला है, जिसमें अपन मेंटेन करें और रीस्टोर करें एसेट को। क्या करें, मेंटेन एंड रीस्टोर द असेट। ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेन करना और रीस्टोर करना एसेट्स को। रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट किससे रिलेट करती है, ऑल एक्टिविटी जिसको ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेन करना और रीस्टोर करना असेट को, और टू द स्टेट इन विच इट कैन परफॉर्म इट्स रिक्वायर्ड फंक्शन। मतलब ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देना, ऐसे स्टेज पे लाके खड़ा कर देना कि अब वो अपना हाथ पैर चला सके। मतलब गाइस, इसका हिंदी में मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे गाइस, आप एक ह्यूमन बींग हो, तो ये मिस्टर एक्स है जो ह्यूमन बींग है, इनका हाथ टूट गया था। ठीक है। तो डॉक्टर लोग इनके हाथ में रिपेयर और मेंटेनेंस किए कि अब इनका हाथ मूवेबल हो गया है। मतलब जो जिस पर्पस के लिए हाथ है, वो हाथ वो काम करना स्टार्ट कर दिया है। वो परफॉर्म करने लगा है अपना फंक्शन, मतलब हाथ हिल डुल रहा है और अपना काम कर पा रहा है। ठीक है। तो ये जैसे मिस्टर एक्स है, ये अपना काम कर पा रहे जब उनके हाथ में रिपेयर और मेंटेनेंस हो गया। जब उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ था, उसका रिपेयर और मेंटेनेंस हो गया, तो अब उनका हाथ इंडीड कैपेसिटी में एफिशिएंसी के साथ काम कर पा रहा है ठीक होने के बाद। ठीक है। अब जो रिपेयर और मेंटेनेंस है, उसका पर्पस क्या है स्टैंडर्ड पे, कि वो इंक्लूड करें बहुत सारी चीज को, जिसमें अपन इंक्लूड करेंगे। किसको इंक्लूड करेंगे, रूटीन मतलब डेली डेली में अपन मेंटेनेंस होए, प्रिवेंशन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव का ही सबका मतलब अपन समझेंगे। जैसे कि रूटीन में मतलब रोज रोज रोज। ठीक है। और प्रिवेंटिव मतलब कोई चीज खराब होने से पहले ही अपन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब अगर अपन को लग रहा है कि मौसम चेंज हुआ है, तो वी कैन टेक मेडिसिन सो दैट अपन की मौसम से तबीयत ना खराब होए, और बिना तबीयत खराब हुए ही हम ठीक हो जाए। ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव चेकअप खुद का कर रहे हैं, प्रिवेंटिव प्रिवेंशंस ले रहे हैं खुद ही। ठीक है। और अपन प्लान्ड प्लान मतलब जैसे कि अपन प्लान करके घूमने जाते हैं, ऐसी प्लान मेंटेनेंस मतलब अपन सोच लेंगे कि अच्छा, ये वाली मशीनरी को हम हर 6 मंथ में मेंटेन करवाएंगे, मेंटेनेंस करवाएंगे इसका हर हर 6 मंथ में। तो ये एक प्लान है, अपन सोच के रखे कि हर 6 मंथ में कराना है। और ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का क्या मतलब हुआ, मशीन टूट गई, मशीन बिखर गई, मशीन आप काम नहीं कर पा रही है। मिस्टर एक्स का हाथ टूट गया, तो हाथ टूट चुका है, मतलब ये ब्रेक डाउन हो चुका है। अब इसको रिपेयर मेंटेनेंस कराओगे तो ब्रेक डाउन का मेंटेनेंस होगा। ठीक है। इज दैट क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। द रिपेयर ऑफ एन एसेट विच result in restoration of asset to deed condition would be a part of repair and maintenance activity। मतलब क्या बोला कि अगर आपका हाथ टूटा है ना, और आपका हाथ टूट के अब उसको हम ठीक कर दिए हैं,
और ये वही काम कर पा रहा है नॉर्मली जो आप वैसे भी करते थे। बट गाइज़ मिस्टर एक्स का हाथ इतनी ज़ोर से टूटा, हड्डी इतनी ज़ोर से टूटी कि अब ना यहाँ पे हम लोग को वो वाला हाथ लगाना पड़ गया। वो जो नहीं होता है क्या बोलते हैं गाइज़ उसको? नकली का हाथ, ठीक है? नकली का हाथ लगाना पड़ा, उनका असली का हाथ टूट चुका है इतनी ज़ोर से कि अब नकली का हाथ लगा दिए। तो गाइज़ नकली के हाथ जो होते हैं ना, वो लोग ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब जैसे कि कोई मशीनरी रहेगी वो आपके हाथ से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकती है ना, वैसे ही गाइज़ अब ऐसा कर रहे हैं मिस्टर एक्स जो है ना वो अपने हाथ को पूरा बैक तक लेके जा रहे हैं एंड पूरी मतलब पूरा अच्छे से रोटेशन कर पा रहे हैं और मतलब एक्सरसाइज़ वगैरह भी कर पा रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि नॉर्मली जो मिस्टर एक्स अपने हाथ से नहीं कर पाते थे, अब वो काम भी प्लास्टिक का हाथ या फिर जो रॉड वाला हाथ लगता है, उससे कर पा रहे हैं। मतलब नॉर्मली जो काम करते थे, उससे ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। तो ये रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं होगा, ये मेजर ओवरहॉल होगा गाइज़। मतलब कैसे? अब इसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आ चुका है, तो अब इसको अपन रिपेयर और मेंटेनेंस में नहीं काउंट कर सकते हैं, ठीक है? अगर उनका हाथ को वो प्लास्टर लगा के 2 महीने में ठीक हो जाता और नॉर्मली काम करता जो पहले करता था, तो वो क्या होता? रिपेयर और मेंटेनेंस था। बट गाइज़ अब ये जो हाथ का चेंजेस वही रिप्लेसमेंट ऑफ हैंड हुआ है, जिसकी वजह से अब ये मोर एफिशिएंट हो गया है, मोर वर्क कर पा रहा है, हमेशा से ज़्यादा काम कर रहा है। तो इस केस में गाइज़ ये जो रहेगा, ये रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है? तो जब भी आपका मेजर बहुत बड़ा काम हो रहा है, तो उस केस में गाइज़ उसको अपन क्या बोलेंगे, रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं बोलेंगे, ठीक है? और अगर मतलब वो रिस्टोरेशन ऑफ एसेट तो हो रहा है, बट वो अपने वर्किंग कंडीशन से ज़्यादा हो रहा है, ये मान लिया जाएगा, ठीक है? अगर उसकी वर्किंग लाइफ अभी 2 साल की बची थी मान लीजिए और अगर आप रिपेयर मेंटेनेंस करा के उसकी लाइफ को 3 कर दिए, तो गाइज़ ये जो एक्स्ट्रा 1 साल की लाइफ इसकी आ चुकी बिकॉज़ ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो गाइज़ इसको अपन रिपेयर मेंटेनेंस के टर्म में नहीं काउंट किया जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? और अगर आप बोल रहे हो कि रिपेयर और मेंटेनेंस मानेंगे, तो गाइस इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपन को अमोर्टाइज़ करना पड़ेगा इसके खर्चे को। मतलब आप 1 साल पे ही इसको पूरा उसके खर्चे को नहीं ले सकते एज़ अ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आपको इसको अमोर्टाइज़ करना पड़ेगा। और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उसको खर्चे को 2-3 साल पे जितने साल तक उसका बेनिफिट मिलेगा, उसके हिसाब से उसको अपॉर्शन करेंगे। आगे बताऊँगी मैं ये, ठीक। देन गाइस आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अपन पढ़ेंगे कि कैसे इसको मेजर करना है। हमेशा की तरह मेजर करना सिखाऊँगी मैं आपको। तो सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हिसाब से आप इसको मेजर कर सकते हो। डायरेक्टली जो दिख रहा है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लो, जो नहीं दिख रहा है डायरेक्टली उसको इनडायरेक्ट मान लो। जितने भी गाइस मटेरियल लाए हो आप, स्टोर्स और यूटिलिटीज़ हैं, ठीक है? यहाँ पे यूटिलिटीज़ होगा, ठीक है? या फिर यूटिलाइज़ कर लिया, हाँ, यूटिलिटी या यूटिलाइज़ जो भी कर लिया अपन स्टोर्स और मटेरियल को और ये सबको, तो उसको अगर आप उस तरीके से मेज़र करोगे डायरेक्टली कंज़्यूम्ड हो जाएगा जो चीज़। अगर गाइस आपका कॉन्ट्रैक्टेड है एंड मटेरियल एंड एक्सपेंसेस है तो उसको उस तरीके से अपन मेज़र करेंगे, ठीक है? देन स्पेयर्स की तरह मेज़र कर सकते हैं, अगर कोई स्पेयर पार्ट्स है, तो उसको वैसे मेज़र करना है। गाइस कभी-कभी बहुत हाई वैल्यू एसेट्स आ जाते हैं, मतलब बहुत महँगे वैल्यूज़ के एसेट्स रहते हैं। तो गाइस उसको ना आप अगर ओवर द टाइम पीरियड अगर बहुत साल तक यूज़ होने वाला है, तो आप डेप्रिशिएट करो मैं तो बोलती हूँ, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। 2-4 साल, 5 साल, ठीक? और अगर 1 साल के अंदर-अंदर ही हो जाएगा खत्म, इस साल ही मँगाया और इस साल ही खत्म, तो उस केस में वो इन्वेंटरी हो गया, क्योंकि अभी खत्म हो जा रहा है। तो इन्वेंटरी हो गया तो उसको कंज़्यूम में डाल दो, मतलब कंज़्यूम हो चुका है ना वो, तो अब इसको इन्वेंटरी में डाल दो। ठीक है? विथिन 1 ईयर भी यूज़ हो रहा है, ऐसा मान रहे हैं तो अपन उसको इन्वेंटरी मानेंगे। ठीक है? फाइनेंस कॉस्ट को अपन नहीं लेते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट को नहीं लेते हैं, फाइन, पेनल्टी, फीस वगैरह को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेंगे। गाइस ये शॉर्टकट में थोड़ा फ्लो चार्टिंग में आपको मैं बताई हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेम पॉइंट्स अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो बार-बार सेम चीज़ को क्यों डिस्कस करना, दैट्स व्हाई अब अपन थोड़ा इसको याद करने मोड पे कर रहे हैं, तो ये फ्लो चार्टिंग आपको हेल्प करेगी एग्ज़ाम टाइम पे। ठीक है गाइस? देन गाइस सेम पॉइंट्स फिर से आ चुके हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि अगर कोई भी पॉलिसी में चेंजेस होता है, सब्सिडी ग्रांट मिलती है तो उसको अपन रिड्यूस करते हैं, ठीक है? कोई भी नेट, अगर आप नेट रिपेयर करा रहे हो और कोई रिकवरी हो गई आपकी, ठीक है? और जिसको आप क्वांटिफाई कर पा रहे हो तो उसको माइनस करोगे। बहुत बड़ा मेजर हॉल की हो आप, ओवरहॉल की हो बहुत बड़ा, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था उसको एमोर्टाइज़ करते हैं, यही वाली बात मैंने आपको बताई थी।
कि अगर आपने बहुत बड़ा मेजर हल किया है, तो ओवरहॉल किया है, तो फिर उसको आप क्या करोगे? अमोर्टाइज़ कर दोगे, ठीक है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में गाइस ध्यान से सुनना है यहाँ पर, अगर आपका प्राइस वेरिएंस आता है ना, तो आपका कोई भी प्राइस वेरिएंस हो, चाहे वो नॉर्मल वेरिएंस हो, चाहे वो एबनॉर्मल वेरिएंट हो या कुछ भी हो गाइस, उसको आपको कंसीडर करना है। बट हमेशा याद रखना कि अगर आपका यूसेज वेरिएंस होता है तो नॉर्मल वाले को तो ले सकते हो आप बिल्कुल, बट एबनॉर्मल वाले का सिर्फ और सिर्फ रीजन लेते हैं अपन, उसकी रीजन रीजन को बस लिखते हैं और उसके एबनॉर्मल वाले को कंसीडर नहीं करते हैं। एकदम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे अपन। तो गाइस चलो हम लोग डिस्कस करते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट से क्या समझते हो आप कि मैम हम असाइन कैसे करेंगे कॉस्ट को, मतलब हम कॉस्ट को कैसे कैसे बांटेंगे, ठीक है? ऐसे समझते हैं। तो गाइस समझ लो आपका रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा हुआ है, बट आप समझ नहीं पा रहे हो डायरेक्टली कि कौन से वाले प्रोडक्ट में आपका रिपेयर करवाए हो आप। मतलब एकदम डायरेक्टली समझ लो ना कि आपका कोई प्रोडक्ट ए है, वो आपका ना 2 मशीनरी होकर गुजरता है और आपका प्रोडक्ट बी भी 3 मशीन होके गुजरता है, और ये दोनों ना मशीन ए में जाते हैं, ठीक है? मशीन 1 मान लेते, ए नहीं बोलते। इसको मान लो कि मशीन ए से होके गुजर रहा है ये, ठीक है? मशीन 1 से, आई एम सो सॉरी, मशीन 1 ये आपकी मशीन है, मशीन मान लो इसको, ठीक है? ये मशीन है और ये मशीन 1 से होके दोनों प्रोडक्ट गुजरते हैं, ठीक है? दोनों इसमें आते हैं और फिर मान लो ना बिस्किट है, बिस्किट ये चॉकलेट बिस्किट है और ये नमकीन बिस्किट है, ठीक है? तो नमकीन बिस्किट और चॉकलेट बिस्किट दोनों को जब हम लोग मोल्ड में डालते हैं ना, तो वो सेम मशीन में जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो आप नहीं डायरेक्टली कर पा रहे हो कि जो रिपेयर का खर्चा है वो प्रोडक्ट ए में कितना असाइन करूँ, प्रोडक्ट बी में कितना करूँ, क्योंकि यार मुश्किल है ना, कैसे करोगे असाइन, ठीक है? आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये सोचोगे कि मैम आखिर किसकी वजह से खराब हुई थी मशीन, आखिर कौन से प्रोडक्ट की जो बिस्किट्स थी उसकी वजह से मशीन को रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी, तो आप कॉस्ट ढूंढोगे और उसका इफेक्ट देखोगे, या फिर किसको फायदा मिल रहा है ये देखोगे आप। मशीन ठीक होने की वजह से जिसको जितना फायदा मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप खर्चे को बाँट देना, ठीक है? कैसे बाँटोगे? किसकी वजह से हुआ था या किसको फ़ायदा हो रहा है? इन दोनों बेसिस में से किसी भी बेसिस में आप अपने खर्चे को बाँट सकते हो, ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और फिर गाइस आपको उसको एग्रीगेट कर देना है, ठीक है? इफ जो रिपेयर मेंटेनेंस का जो खर्चा है, ठीक है? उसको आप बाँट दिए, तो फिर उसके बाद आप एग्रीगेट करके देख लेना टोटल आपका खर्चा आना चाहिए और वो अकॉर्डिंग टू कैश ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है? देन प्रेजेंट कैसे करोगे आप उसको? तो अगर गाइस मटेरियल है तो फिर आप मटेरियल की जैसे प्रेजेंट कर दो सेपरेट लाइन आइटम में, ठीक है? बट अगर आप सेपरेटली नहीं बता पा रहे हो तो फिर आप कैसे करोगे? तो फिर आप अलग से बता दो किस एसेट की कैटेगरी में हुआ है रिपेयर मेंटेनेंस, ठीक है? क्योंकि मशीनरी में ही होगा ना, तो कैटेगरी बता दो, या फिर किस एक्टिविटी की वजह से हुआ है, कैसे एक्टिविटी हुई है उसका डिटेल दे दो आप। इस टाइप से आप प्रेजेंट करोगे, ठीक है? या तो मटेरियल है तो डायरेक्टली बता दो मटेरियल एक अलग से लाइन आइटम में, नहीं तो कौन सा असेट में रिपेयर मेंटेनेंस हुआ है उसके हिसाब से बांट दो, मतलब बता दो, या तो फिर एक्टिविटी वाइज बता दो, ठीक है? क्या बताएँगे मैम, डिस्क्लोज़र फिर से आ गया हमेशा की तरह सेम टू सेम टू सेम। डिस्क्लोज़र में आप बताओगे, क्या बताओगे मैम, हम क्या बताएँगे? क्या बताओगे गाइस? आप बताओगे बेसिस, किस बेसिस में आपने रिपेयर मेंटेनेंस को बाँटा है? आपने क्या बेनिफिट रिसीप्ट से बाँटा है, कॉज़ एंड इफेक्ट से बाँटा है, या डायरेक्टली बाँट दिया है, या डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर पा रहे थे? ऐसे करके आपको बताना पड़ेगा। फिर अगर कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट है तो आपको वो भी बताना पड़ेगा। क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट है, मटेरियल वेरिएंस क्या है, यूसेज वेरिएंस क्या है, ये सब बताना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी आप इन हाउस किए हो या आउटसोर्स किए हो, रिपेयर मेंटेनेंस का काम गाइस अगर आपके यहाँ के लेबर्स हैं, उनको आता है, तो आप उनको बोल देना ना, भाई इसको ठीक कर दे, कर देगा वो, ठीक है। आपके लेबर्स को कुछ नहीं आता, बिल्कुल गँवार है। आप बाहर से मैकेनिक को बुलाओगे, वो ठीक करके जाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा मैंने अपने घर के बंदे से काम करवाया या बाहर के बंदे से काम करवाया, ठीक? फिर बहुत बड़ा कोई खर्चा होगा जिससे आपकी जो मशीन की लाइफ है वो ही बढ़ गई। समझ लो कि आपकी मशीन की लाइफ थी 10 साल, अचानक से 2 साल बाद सेकंड ईयर में मान लो आपकी मशीन में आ गई खराबी। आपने बहुत अच्छे वाले मैकेनिक को बुलाया, उसने इतना अच्छा ठीक किया कि इसकी लाइफ जो थी उसको बढ़ा दिया, 12 साल कर दिया। अब आपकी मशीन की लाइफ ही बढ़ चुकी है, तो आप उसको एमोर्टाइज़ करोगे भी इस खर्चे को, क्योंकि अब ये जो इतना बड़ा खर्चा हो गया आपका, वो खर्चा पूरे 12 साल तक आपको बेनिफिट देने वाला है।